धन्यवाद बच्चों। तो ये रीढ़ की हड्डी का दूसरा वीडियो है और पहले वीडियो में हमने लेखक परिचय बताया था और अब हम लाइन बाय लाइन इस एकांकी को पढ़ते हैं और पढ़कर समझा जाएगा कि इसमें कौन सी बातें हैं। इसमें जो मुख्य बातें हैं इस नाटक में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जो कि इस बोर्ड पर देखा जा सकता है। एकांकी की मुख्य बातें क्या है, तो सबसे पहले हम इस एकांकी की कथा वस्तु पर थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करेंगे आपका। समाज में फैली बुराइयों को मिटाने के लिए ही एकांकी अथवा नाटक लिखे जाते हैं और उसे मंचन किया जाता है, नाटक खेला भी जाता है समाज की बुराइयों को खत्म करने के लिए। तो उसी उद्देश्य से सामाजिक बुराई दहेज प्रथा भी है। लड़कियों की शादी से पहले लड़कियों को देखना और पूरी तरह से माप तौल करना, यह भी एक सामाजिक बुराई है। तो उसी पर केंद्रित है यह एकांकी। कथा वस्तु में सबसे पहले है कि लड़की देखने वालों की तैयारी। लड़की जब देखने के लिए ये दो आदमी, शंकर और गोपाल प्रसाद, ये गोपाल प्रसाद पिताजी हैं और शंकर उनका बेटा है। शंकर की शादी करनी है। ये दोनों एक लड़की उमा को देखने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले उनके आने से पहले, मेहमानों के आने से पहले तैयारी की जाती है। तो लड़की देखने वालों की तैयारी होती है, मतलब कहाँ बैठाया जाए, कैसे बैठाया जाए, खाने की क्या व्यवस्था की जाए, स्वागत में कोई कमी ना रह जाए, इन सारी बातों की तैयारी की जाती है। और दूसरे भाग में है कि शंकर के पिताजी का उमा को देखने जाना, यानी जब वो घर उमा को देखने के लिए ये दोनों आदमी शंकर और गोपाल प्रसाद पहुंचते हैं, कहाँ, बाबूराम स्वरूप के घर उमा को देखने के लिए जब पहुंचते हैं तब का हालात क्या है, कैसे बातचीत होती है। उसके बाद उमा को बुलाया जाता है, उमा स्वागत करती है मेहमानों का और उसके बाद से कुछ सवाल जवाब होते हैं। गोपाल प्रसाद लड़की से कुछ सवाल पूछते हैं, लड़की उसका जवाब देती है। फिर जब बहुत अधिक माप तौल की बात होने लगती है तो लड़की बिदक जाती है, अपने को आपे से बाहर कर लेती है और कुछ सवाल वह भी करने लगती है। चूँकि शादी विवाह बराबरी में की जाती है और दोनों तरफ से बराबर की बातें होनी चाहिए। एक तरफा लड़की का मानना ये है कि शादी विवाह की बातें दोनों तरफ से बराबर बराबर होनी चाहिए। केवल लड़कियों में सब कुछ खोजा जाएगा, लड़कों में क्यों नहीं खोजा जाएगा। लड़का लड़की को देखकर नापसंद कर दे तो ठीक है, और लड़की भी तो नापसंद कर सकती है लड़का को, उस हालत में क्या होगा। तो बस वही बात है इस नाटक, इस एकांकी में लड़के वाले लड़की को नापसंद नहीं करके लड़की ही लड़के को नापसंद कर देती है अंत में, और उसी की कहानी इसमें बताई गई है। तो आगे देखते हैं इस लाइन बाय लाइन पंक्तियों में क्या लिखा गया। एकांकी अथवा नाटक मंचन के लिए एक स्टेज होता है। तो यहाँ स्टेज क्या है, तो एक मामूली सा सजा हुआ कमरा है। अंदर के दरवाजे से आते हुए एक महाशय की पीठ नजर आ रही है। वो महाशय उस घर के मालिक हैं, अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए हैं, एक पटरा को पकड़े हुए हैं और पीछे की ओर चलते हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनका नौकर जो रतन है वो पकड़ा हुआ है। तो ये बाबूराम स्वरूप बोलते हैं अपने नौकर को, अबे धीरे चल। अब जानते हैं नाटकों में थोड़ी सी हंसी अगर नहीं आए तो मजा नहीं आता है, तो व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। अबे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस बिछा दो साहब, नौकर कहता है। जरा तेज आवाज में बाबूराम स्वरूप बोलते हैं, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी,
तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दो साहब। और क्या पसीना किस लिए बहाया है? नौकर कहता है, तख्त बिछाता हुआ हंसता है। तो बाबू राम स्वरूप उस पर भी उसे डांटते हैं, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं। कलमों से नहाता था, कलशों से नहाता था और लोटों की तरह नहाता था। यानी कलसा बहुत भारी होता है, उससे पानी अपने शरीर पर गिराता था तो लगता था लोटा है, भारी नहीं लगता था, ताकत थी शरीर में। यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर यूं, हाँ बस। यानी कमरे को ठीक ठाक किया जा रहा है। चूंकि आज मेहमान आने वाले हैं तो उनके स्वागत की तैयारी हो रही है और कमरे को थोड़ा सा सजाया संवारा जा रहा है। उसके बाद से प्रेमा आती है, कहती है, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में, राम स्वरूप चिढ़कर बोलते हैं, धोती? प्रेमा बोलती है, प्रेमा कौन है? बाबू राम स्वरूप की पत्नी है और उमा की माँ है। अपने घर में ही ये लोग तैयारियां कर रहे हैं। हाँ, अभी तो बदल कर आए हो धोती, लेकिन धोती मांगी किसने? कहते हैं, प्रेमा कहती है, यही तो कह रहा था रतन धोती मांगने गया था। तो राम स्वरूप जी बिगड़कर बोलते हैं, क्यों बे रतन, तेरे कान में डांट लगी है? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। फिर प्रेमा बोलती है, अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चादर उठा ला। रतन कहता है, मालकिन और दरी तो यहाँ रखी हुई है कोने में, वह पड़ी है। दरी उठाते हुए राम स्वरूप और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। जल्दी जा। राम स्वरूप नौकर को आदेश देते हैं ये सब ला करके उस रूम में रखने के लिए। फिर प्रेमा कहती है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है। जिस लड़की को लोग देखने वाले हैं आज, वह लड़की मुंह फुलाए बैठी है। क्यों मुंह फुलाए बैठी है? क्योंकि उसकी माता का कहना है कि तुम अच्छे ढंग से सज संवर जा। लड़की कहती है कि मैं सजूं संवरूं क्यों, मैं जो हूं सो हूं। इसी बात पर वह मुंह फुलाकर बैठी है कि मैं इस तरह से मेकअप करके उन लोगों के सामने नहीं जाऊंगी। राम स्वरूप कहते हैं, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो, जैसे तैसे करके ये लोगों को पकड़ करके हम लाए हैं, मतलब लड़की देखने वालों को। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार हो जाए तो मुझे दोष मत देना। इसके बाद की कहानी को हम अगले वीडियो में बताएंगे। बहुत मज़ेदार कहानी है, इसको ध्यान से देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।